डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो बदलाव होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। आज के हमारे इस अंक में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कपास हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, लेकिन कई रस चूसक कीट हैं जो इसकी बढ़वार को, इसकी पैदावार को प्रभावित करते हैं। तो कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है? कौन कौन से रस चूसक कीट हैं जिनकी पहचान हमें होनी चाहिए? कैसे नुकसान को कम किया जा सकता है? इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर BD निगम। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। आज हम कॉटन यानी कपास में लगने वाले रस चूसक कीटों के पहचान व नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। यह कपास मुख्य रूप से भारत के कई सारे राज्यों में खेती की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में इसकी बहुतायत मात्रा में खेती होती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी, दक्षिण भारत प्रदेशों में भी इसकी खेती की जाती है। हम लोग कपास की खेती मुख्य रूप से रेशे उत्पादन के लिए करते हैं, जिसका टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। कपास की खेती में मुख्य रूप से जो रस चूसक लगते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, एफिड तथा मिलीबग ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये जितने भी रस चूसक होते हैं, पौधों के पत्तियों, फूलों व इनके बॉल्स को रस चूस के नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट ज़्यादातर रस चूसने के साथ साथ हनी ड्यू सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण कई सारे रोग भी पैदा होते हैं। इन रोगों को नियंत्रण करने के लिए इन कीटों को हम अगर नियमित रूप से निगरानी करते हैं और नियंत्रण करते हैं तो रोग मुक्त खेती कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, अगर किसान भाई शुरुआत से ही खेती में ध्यान देते हैं, जैसे कि रोग रोधी या कीट रोधी किस्मों का चयन करना। इसके साथ साथ जब भी हम कपास की खेती लगा रहे हैं तो पौधों से पौधों व पंक्ति से पंक्ति की दूरी नियमित रूप से रखने से किसान भाई को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। अगर सघन खेती करते हैं तो रस चूसकों की संख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन उर्वरकों को संतुलित मात्रा में उपयोग करने से किसान को फ़ायदा होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में किसान यूज़ करते हैं तो इससे रस चूसकों की संख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। इसी तरीके से फसल चक्र अपनाना चाहिए और ट्रैप क्रॉप के रूप में भी कई सारे फसलें होती हैं, जैसे मिलेट्स वगैरह या मेज या रागी। अगर बॉर्डर या इंटरक्रॉपिंग के रूप में किसान भाई लगाते हैं तो सफ़ेद मक्खी से काफ़ी हद तक नुकसान कम करने में मदद मिलती है। अगर तेज़ बारिश हो जाए तो अपने आप रस चूसकों की संख्या कम होने की संभावना होती है। इसी तरीके से अगर किसान भाई नियमित रूप से निगरानी करते हैं तो जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा पास लगा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जैव फूंद व बैक्टीरिया होते हैं, इनका भी इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक रस चूसकों की संख्या कम की जा सकती है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीम आधारित नीम की खली व नीम का तेल का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक किसानों को मदद मिलती है। भारत सरकार द्वारा CIBRC द्वारा जो भी संशुद्ध दवाइयाँ हैं, रसायन हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इमिडाक्लोप्रिड, साइपरमेथ्रिन, थाइमेथाक्साम व इनके कम्बिनेशन के रूप में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो किसान भाई समय समय पर इस्तेमाल करके इन रस चूसकों से काफ़ी हद तक निजात ले सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। अगर हमारे देश की महिलाएं, युवा और हमारे किसान इसे अपनाते हैं तो अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते इसका प्रशिक्षण आप पहले जरूर ले लें। तो किस तरह से मधुमक्खी पालन को आप बना सकते हैं अपने लिए फायदेमंद, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है, जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहाँ लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए
सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बायोफोर्टिफाइड धान के बारे में। यह लेख चावल की बायोफोर्टिफाइड किस्मों की महत्ता पर केंद्रित है, जो कुपोषण और पोषण की कमी से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्पादन के साथ साथ पोषण युक्त अनाज पर जोर देते हुए कहा कि बायोफोर्टिफाइड चावल, जिनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, भारत जैसे चावल प्रधान देश में हिडन हंगर से लड़ने का प्रभावी उपाय है। चावल की पारंपरिक किस्में मिलिंग प्रक्रिया के कारण अपने अधिकांश पोषक तत्व खो देती हैं, जिससे पोषण की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कई प्रोटीन और जिंक युक्त चावल की किस्में विकसित की हैं, जैसे CR धान 310, धान 324, अभया पौष्टिक, छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1, जो कुपोषण से लड़ने में कारगर हैं। बायोफोर्टिफिकेशन एक स्थायी रणनीति है जो गरीब और दूरदराज क्षेत्रों तक भी पोषण पहुंचाने का माध्यम बन सकती है, लेकिन इसके लिए किसानों और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के सफल किसानों से मिलवाते हैं, उनकी कामयाबी की दास्तान आप तक पहुंचाते हैं। किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, उसकी हर जानकारी आपको बताई जाती है ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए शुरुआत करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया।
मछली पालन मैं पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज़ आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं, तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है, उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गाय पाल रही हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं तिल की खेती के बारे में। खरीफ सीजन में अधिक कमाई की चाह रखने वाले किसानों के लिए तिल की खेती एक लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। पारंपरिक धान की तुलना में तिल की फसल कम लागत, कम सिंचाई और कम समय में अच्छी आमदनी देती है। इसके लिए किसानों को पानी निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, अच्छी तरह से खेत की जुताई और गोबर खाद मिलाकर मिट्टी को तैयार करना चाहिए। बुवाई के बाद धूप और सिंचाई का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही हर 20 से 30 दिन में निराई गुड़ाई और नीम का छिड़काव करके कीटों से बचाव किया जा सकता है। तिल की फसल औसतन 80 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कुछ किस्में 120 दिन तक लेती हैं। जब पत्तियां पीली पड़ने लगें और फलियों के दाने परिपक्व हो जाएं, तभी कटाई करनी चाहिए। सही तकनीक अपनाकर किसान तिल से धान की तुलना में बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसी तरह
कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बायोफोर्टिफाइड धान के बारे में। यह लेख चावल की बायोफोर्टिफाइड किस्मों की महत्ता पर केंद्रित है, जो कुपोषण और पोषण की कमी से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्पादन के साथ साथ पोषण युक्त अनाज पर जोर देते हुए कहा कि बायोफोर्टिफाइड चावल, जिनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, भारत जैसे चावल प्रधान देश में हिडन हंगर से लड़ने का प्रभावी उपाय है। चावल की पारंपरिक किस्में मिलिंग प्रक्रिया के कारण अपने अधिकांश पोषक तत्व खो देती हैं, जिससे पोषण की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कई प्रोटीन और जिंक युक्त चावल की किस्में विकसित की हैं, जैसे CR धान 310, धान 324, अभया पौष्टिक, छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1, जो कुपोषण से लड़ने में कारगर हैं। बायोफोर्टिफिकेशन एक स्थायी रणनीति है जो गरीब और दूरदराज क्षेत्रों तक भी पोषण पहुंचाने का माध्यम बन सकती है, लेकिन इसके लिए किसानों और उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड की। जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसा कार्ड है जो आपकी मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाता है। जी हाँ, किस पोषक तत्व की कमी है, कैसे आप आपूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जागरूक करता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना सॉइल हेल्थ कार्ड, तो आइए क्या है प्रक्रिया आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है।
फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। krishiddarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको ये भी बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।